केरल, भारत का वो राज्य जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, जहां महिलाएं रात को अकेले बाजार जा सकती हैं। कोझिकोड जिले का कूड़ाथाई गांव हरियाली से भरा, मंदिर की घंटियों से गूंजता और अपनी शांति के लिए मशहूर। इसी गांव में रहता था पोन्नमट्टम परिवार, एक प्रतिष्ठित शालीन ईसाई परिवार। पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, बच्चे एक साथ खेलते थे, औरतें मिलकर चर्च जाती थीं। ये वो गांव था जहां कोई ताला नहीं लगाता था, क्योंकि कोई चोर नहीं था। लेकिन इसी शांत गांव में, इसी परिवार के एक घर में साल 2002 से 2016 के बीच 14 सालों में 6 लोगों की मौत हो गई, एक के बाद एक। जैसे कोई अदृश्य हाथ हर किसी को मिटा रहा हो। पहले एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई, फिर उनके बेटे की, फिर बहू की, फिर एक और बुजुर्ग की, फिर एक छोटे बच्चे की, फिर एक जवान औरत की। हर बार डॉक्टरों ने कोई ना कोई वजह लिख दी। दिल का दौरा, खाना फंसने से दम घुटना, लीवर फेलियर, निमोनिया, श्वास नली में रुकावट। कोई शक नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पुलिस केस नहीं। हर बार परिवार ने चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। पड़ोसियों ने सहानुभूति जताई और फिर जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन क्या सच में यह सब सामान्य था? क्या एक ही परिवार में 6 लोगों का एक जैसे लक्षणों के साथ मरना सामान्य हो सकता है? किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, कम से कम उस वक्त नहीं, क्योंकि हर मौत के वक्त उस घर में एक ही चेहरा मौजूद था। एक ही महिला हर बार पीड़ित के सिरहाने बैठी रो रही थी। गांव वाले उसे प्यार से जॉली आंटी कहते थे। परिवार की बहू, एक पढ़ी लिखी, हंसमुख, मिलनसार महिला। और यहीं से शुरू होती है ये कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे केरल को हिला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि असली राक्षस अक्सर चेहरे पर मुस्कान लिए होते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें पहले इस परिवार को समझना होगा। पोन्नमट्टम परिवार कूड़ाथाई गांव की एक पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था थी। टॉम थॉमस परिवार के मुखिया थे। वो केरल शिक्षा विभाग में अधिकारी रह चुके थे। उनकी पत्नी का नाम था अन्नम्मा थॉमस। दोनों रिटायर होने के बाद गांव में ही रहते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़े रॉय थॉमस और छोटे रोजो थॉमस। रोजो अमेरिका में बस गया था, रॉय भारत में ही रहा। रॉय कोई बड़ी नौकरी नहीं करता था, वो घर पर ही रहता था और छोटे मोटे काम किया करता था। साल 1997 में इसी रॉय थॉमस की शादी हुई। लड़की का नाम था जॉली स्टेफी। वो इरुक्की जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक किसान थे। शादी में दोनों परिवारों ने खूब धूमधाम की। सबको लगा एक अच्छे घर की बहू आई है। शादी के बाद जॉली अपने पति रॉय और ससुराल वालों के साथ कूड़ाथाई में ही रहने लगी। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, पड़ोसियों से मिलती जुलती, चर्च जाती, बच्चों से प्यार करती। हर किसी को वो बेहद अच्छी लगती थी। जॉली अक्सर अपनी नौकरी के बारे में बात करती थी। वो कहती थी कि वो M.Com कर चुकी है और उसकी NIT कैलिकट में नौकरी लग गई है। परिवार को बहुत गर्व था, एक बहू जो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और साथ में घर भी संभालती है। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा था, और ये दिखावा कोई बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता था। साल 2002, परिवार की बुजुर्ग मां अन्नम्मा थॉमस बीमार रहने लगी। उन्हें बुखार आता, कमजोरी रहती। जॉली उनकी देखभाल करती थी। सब सोचते थे कितनी अच्छी बहू है। एक दिन अन्नम्मा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें तेज उल्टियां हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्नम्मा थॉमस ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जांच की, उन्होंने मौत का कारण लिखा कार्डियक अरेस्ट माना जाए, यानी प्रिज्यूम्ड कार्डियक अरेस्ट या सीने में संक्रमण। कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। ऐसा अक्सर होता है जब परिवार किसी बुजुर्ग के मामले में पोस्टमार्टम से मना कर देता है। परिवार ने अंतिम संस्कार किया। जॉली खूब रोई। किसी को कुछ शक नहीं हुआ, ये पहली मौत थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। 6 साल बाद 2008, इस बार मरने वाले थे टॉम थॉमस, परिवार के मुखिया, रॉय के पिता। टॉम थॉमस भी बुजुर्ग थे, उम्र करीब 80 साल। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्हें भी अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, उल्टियां हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही घंटों में उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने इस बार लिखा ब्रोंकियल न्यूमोनिया माना जाए, यानी प्रिज्यूम्ड ब्रोंकियल न्यूमोनिया, और श्वास नली में फूड पार्टिकल्स चले जाने के कारण सांस रुकना, यानी पुल्मोनरी एस्पिरेशन। फिर से कोई पोस्टमार्टम नहीं। फिर से परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। जॉली फिर से रोई। पड़ोसी फिर से सहानुभूति देने आए। लेकिन क्या यह सच था? क्या एक ही परिवार में 6 साल के अंतराल में पहले मां और फिर पिता दोनों एक जैसे लक्षणों से मर सकते हैं? क्या यह सिर्फ बुढ़ापा था या कुछ और? कोई सवाल नहीं उठा, कोई जांच नहीं हुई। 2011, अब मरने वाले थे रॉय थॉमस, यानी जॉली के पति। रॉय की उम्र करीब 45 साल थी। वो किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके और जॉली के बीच झगड़े बढ़ गए थे। रॉय को कुछ शक हो गया था।
उसे पता चल गया था कि जॉली ने कभी एमकॉम नहीं किया। उसे पता चल गया था कि जॉली की एनआईटी में कोई नौकरी नहीं है। वो तो रोज सुबह बैग लेकर निकलती थी और पास के एक पार्क में बैठकर समय काटती थी। रॉय ने जॉली से तलाक की बात करनी शुरू कर दी। उसने अपने परिवार वालों को भी बताया और फिर एक दिन वो घटना घटी। रॉय ने घर पर खाना खाया। कुछ ही मिनटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे जोर की उल्टियां हुईं, सांस फूलने लगी, उसका मुंह से झाग निकलने लगा। जॉली ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही रॉय ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने रॉय के शरीर की जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि रॉय के मुंह से झाग निकल रहा था और उनकी आंखें लाल थीं। लेकिन फिर भी मौत का कारण लिखा गया फूड पाइप में खाना फंसने से दम घुटना यानी चोकिंग और ब्रोंकियल न्यूमोनिया। इस बार पोस्टमार्टम करवाया गया क्योंकि रॉय जवान था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी जहर का कोई उल्लेख नहीं था। रिपोर्ट आई, मौत एस्पिरेशन न्यूमोनिया से हुई। परिवार ने फिर से अंतिम संस्कार कर दिया। जॉली इस बार दोगुने दुखी थी। वो एक विधवा हो गई थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे। पड़ोसियों ने उसकी बहुत मदद की, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इसी दौरान जॉली अपने एक और रिश्तेदार मैथ्यू मंजूरन के करीब आ रही थी। मैथ्यू बहुत अमीर था और जॉली चाहती थी कि उसकी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाए। मैथ्यू मंजूरन को परिवार में सब मामा चन कहते थे। वो अन्नम्मा थॉमस के भाई थे, यानी रॉय के मामा। उनके पास बहुत जमीन थी, बैंक में पैसे थे और कोई वारिस नहीं था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सरम्मा की मौत 2012 में हो चुकी थी, तब भी डॉक्टरों ने नेचुरल कहा था। रॉय की मौत के बाद जॉली मैथ्यू के बहुत करीब आ गई थी। वो उनकी देखभाल करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, उनके साथ बैंक जाती थी। धीरे धीरे मैथ्यू ने जॉली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। 2014 में एक दिन मैथ्यू ने जॉली के हाथ का खाना खाया। कुछ ही देर में उन्हें उल्टियां होने लगी, वो गिर पड़े। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने मौत का कारण लिखा, लिवर सिरोसिस और सेप्सिस। लेकिन मैथ्यू को लिवर की कोई बीमारी नहीं थी। उनका लिवर पहले से पूरी तरह स्वस्थ था। यह बाद में पुलिस जांच में पता चलेगा। मैथ्यू की मौत के बाद जॉली ने उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने जाली दस्तावेज बनवाए जिसमें लिखा था कि मैथ्यू ने अपनी सारी जमीन और पैसा पोषुम्पन यानी गोद लिए हुए बच्चे की तरह जॉली को दे दिया है। जॉली ने बैंकों में जाकर अकाउंट ट्रांसफर करवाए। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। 2014 में ही एक और मौत हुई। 2 साल की एक मासूम बच्ची अल्फा, वो जॉली के रिश्तेदारों की बेटी थी। बच्ची की मौत के कारण डॉक्टरों ने लिखा अज्ञात कारणों से मौत। 2016 में आखिरी मौत हुई सिली। सिली जॉली के दूसरे पति शाजू की पहली पत्नी थी। हाँ, रॉय के मरने के बाद जॉली ने दोबारा शादी कर ली थी। सिली एक जवान औरत थी। उसकी मौत के कारण लिखा गया कार्डियक अरेस्ट। 6 लाशें, 14 साल। हर बार कोई पोस्टमार्टम नहीं, कोई जांच नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन इस बार एक आदमी को शक हुआ। वो था रोजो थॉमस, रॉय का छोटा भाई जो अमेरिका में रहता था। रोजो थॉमस ने अपने परिवार के एक एक कर सदस्यों को मरते देखा था। पहले माँ, फिर पिता, फिर बड़ा भाई, फिर मामा, फिर एक छोटी बच्ची, फिर सिली। उसने एक पैटर्न देखा। हर मौत के बाद जॉली को कुछ न कुछ फायदा हुआ था, या तो पैसा, या जमीन, या किसी और रूप में। रोजो ने जॉली से सीधे सवाल नहीं पूछे। इसके बजाय उसने चुपके से इकट्ठा करना शुरू किया। डॉक्टरों के सर्टिफिकेट, अस्पताल के रिकॉर्ड, परिवार के दस्तावेज। उसे कुछ अजीब चीजें नजर आईं। सबसे बड़ी विसंगति ये थी, रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके मुंह से झाग निकलने और आंखों के लाल होने का जिक्र था। ये दोनों लक्षण साइनाइड जहर के क्लासिक संकेत हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी जहर के टेस्ट का जिक्र नहीं था। रोजो ने 2019 में कोडेनचेरी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो ने हार नहीं मानी। वो बार बार पुलिस के पास गया, नए नए दस्तावेज दिखाए। आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज किया और केस को ट्रांसफर कर दिया गया केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच को। यहां से शुरू हुई सबसे बड़ी जांच, जिसका नेतृत्व किया इंस्पेक्टर के सुबीश ने। जांच के पहले दिन ही पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सबूतों का न होना। सारी मौतें सालों पुरानी थीं। कोई ताजा सबूत नहीं था, कोई शरीर नहीं था, सबको दफना दिया गया था। तब पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जो केरल के इतिहास में पहली बार हो रहा था, एक्सह्यूमेशन यानी कब्र खोदकर शवों को निकाला जाना। पुलिस ने कोर्ट से अनुमति मांगी, कोर्ट ने अनुमति दे दी। अक्टूबर 2019 में कूड़ाथाई सेंट मैरी चर्च के कब्रिस्तान में पुलिस की टीम पहुंची। पहले 4 शव निकाले गए, अन्नम्मा थॉमस, टॉम थॉमस, रॉय थॉमस और मैथ्यू मंजूरन। कुछ दिनों बाद कोडेनचेरी चर्च से अल्फा और सिली के शव भी निकाले गए। शवों के सैंपल भेजे गए फॉरेंसिक लैब में।
बेंगलोर, हैदराबाद और कोझिकोड की 3 अलग-अलग लैब में टेस्ट करवाए गए ताकि किसी गलती की गुंजाइश न रहे। कुछ हफ्तों बाद लैब रिपोर्ट आई। रॉय थॉमस के शरीर के टिश्यू में साइनाइड के घातक निशान मिले थे। सिली के शरीर में भी साइनाइड मिला, लेकिन बाकी 4 शवों में कोई जहर नहीं मिला। ये पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था। अगर 4 शवों में जहर नहीं मिला तो केस कमजोर हो सकता था। लेकिन पुलिस को एक बात समझ आई, साइनाइड एक अस्थिर यौगिक है। सालों तक जमीन में रहने के बाद यह नष्ट हो सकता है, खासकर तब जब शवों को सही तरीके से स्टोर न किया गया हो। लेकिन पुलिस के पास परिस्थितिजन्य सबूत थे। हर मौत के समय जॉली की मौजूदगी, उसके झूठ, जाली दस्तावेज और एक और अहम सबूत, साइनाइड की खरीद का रिकॉर्ड। पुलिस ने जॉली के फोन रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि जॉली ने साइनाइड खरीदी थी और यह साइनाइड उसे 2 लोगों के जरिए मिली थी। पहला था एमएस मैथ्यू, जॉली का करीबी दोस्त। मैथ्यू ने पुलिस को बताया कि जॉली ने उससे कहा था, मुझे चूहे मारने के लिए जहर चाहिए। मैथ्यू ने उसे एक सुनार के पास भेज दिया, प्रेजी कुमार। प्रेजी कुमार ने पुलिस को बताया वो सुनार है। साइनाइड का इस्तेमाल सोने की सफाई और ज्वेलरी बनाने में होता है। मैथ्यू उसके पास आया और 5,000 रुपए में साइनाइड खरीद ले गया। उसे नहीं पता था कि इस जहर का इस्तेमाल हत्या के लिए किया जाएगा। पुलिस ने एमएस मैथ्यू और प्रेजी कुमार दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जांच में सहयोग किया। 5 अक्टूबर 2019 पुलिस ने जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने दूसरे पति शाजू के साथ रह रही थी। जब पुलिस उसे लेने पहुंची तो उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के साथ जाने के लिए कहा, चलिए मैं आपके साथ आ रही हूं। पूछताछ शुरू हुई। शुरू में जॉली ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा, मैं किसी की हत्यारी नहीं हूं, मैं तो बेकसूर हूं। लेकिन पुलिस ने एक के बाद एक सबूत रखे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साइनाइड के टेस्ट, जाली दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहों के बयान। एमएस मैथ्यू ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। 4 दिनों की पूछताछ के बाद जॉली टूट गई। उसने अपने उलाया और फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। 6 मौतें। उसने बताया कि कैसे उसने साइनाइड को खाने, सूप, चाय में मिलाया। उसने बताया कि कैसे उसने मैथ्यू मंजूरन की संपत्ति हथियाने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए। उसने बताया कि उसने अपने पति रॉय को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा कि वो उसके झूठ का पर्दाफाश कर देगा। लेकिन एक बात उसने साफ कही, उसने कभी अफसोस नहीं जताया, वो रोई नहीं। उसने सिर्फ तथ्य बताए, जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रहा हो। केरल पुलिस ने कोर्ट में 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें 100 से ज्यादा गवाह थे, डॉक्टर, पड़ोसी, रिश्तेदार, फोरेंसिक विशेषज्ञ और जॉली के अपने बयान। सबसे अहम गवाही थी फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर के प्रसन्नन की। उन्होंने अगस्त 2025 में कोर्ट को बताया, रॉय थॉमस की मौत के समय उसके शरीर में साइनाइड की घातक मात्रा थी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी। दूसरी अहम गवाही थी टॉक्सिकोलॉजिस्ट डॉक्टर बी उन्नीकृष्णन की। उन्होंने बताया कि साइनाइड के टेस्ट में कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है और यह साबित किया कि पुलिस ने सही तरीके से सैंपल लिए थे। जॉली की तरफ से वकीलों ने यह तर्क दिया कि 4 शवों में साइनाइड नहीं मिला, इसलिए केस कमजोर है। लेकिन अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि साइनाइड सालों बाद नष्ट हो सकता है और परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मई 2024 कोझिकोड की विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया। जॉली जोसेफ को 6 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह विश्वासघात की पराकाष्ठा है। एक बहू ने अपनी सास को मारा, एक पत्नी ने अपने पति को मारा, एक भतीजी ने अपने मामा को मारा और एक बहन ने अपने भाई को ठंडे दिल से जहर दे दिया। जॉली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने साफ कहा वो रिहाई के लायक नहीं है। एमएस मैथ्यू को भी सजा मिली। उसे सहयोगी होने के कारण 7 साल की कैद हुई। प्रेजी कुमार को भी सजा मिली। जॉली ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। केस अब भी लंबित है। वो फिलहाल केरल की आमरा जेल में बंद है। कूड़ाथाई के उस घर को अब कोई किराए पर नहीं लेता। पड़ोसी कहते हैं कि रात को वहां से आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। शायद हवा है, या शायद वो 6 आत्माएं हैं जिन्हें अभी शांति नहीं मिली। कितना सोचा होगा जॉली ने, कितनी योजनाएं बनाई होंगी। हर सुबह उठकर चाय बनाकर मुस्कुराते हुए उसी हाथ से जहर मिलाया होगा, उसी हाथ से खाना परोसा होगा और फिर अस्पताल में बैठकर रोते हुए सबको अपनी मासूमियत का यकीन दिलाया होगा। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, कैसे हो सकता है कि 14 सालों में किसी डॉक्टर को शक नहीं हुआ? कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में 6 लोग एक जैसे लक्षणों से मरे और किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे करीब होते हैं। हम सोचते हैं कि अपना हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कूड़ाथाई ने हमें सिखाया सबसे बड़ा खतरा अक्सर उसी घर में रहता है जिसे हम अपना कहते हैं। ये कहानी है जॉली जोसेफ की,
एक ऐसी औरत जिसने अपनी मुस्कान के पीछे 6 लाशें छुपा रखी थी। एक ऐसी औरत जिसने 14 सालों तक अपने ही परिवार को जहर देकर मारा। और एक ऐसी औरत जो आज भी जेल में बैठकर सोच रही होगी, काश वो एक और झूठ काम कर जाता। लेकिन सच का रास्ता लंबा हो सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। और कूड़ा थाई के उस घर में आज सन्नाटा है, वो सन्नाटा जो 6 आवाजों की कमी से बना है।